हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप एवं क्षेत्र तथा विकास, जो कि यह पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट और जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए हमें राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझना आवश्यक है। जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राजनीति करते हैं, वहीं राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दल या दबाव समूह राजनीति करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती हैं, जिसके चलते एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता है और इस संपर्कता या निकटता के कारण विभिन्न समूहों या गुटों का जन्म होता है। विभिन्न समूहों की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए विभिन्न गुटों में टकराव होता है, जो विवाद या संघर्ष के रूप में उत्पन्न होता है और प्रत्येक गुट अपने हितों को प्राप्त करने के लिए या दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे शक्ति का जन्म होता है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित 3 तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, समूहों का अस्तित्व। नंबर 2, विवाद या संघर्ष। नंबर 3, शक्ति। अतः राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में किया गया संघर्ष ही राजनीति है। इन तीनों तत्वों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि विवाद के बिना राजनीति नहीं चल सकती। बर्ट्रैंड जूनियल ने विवाद को राजनीति की जड़ या आत्मा माना। विवाद के कारण झगड़े होते हैं और झगड़ों के कारण विवाद बने रहते हैं। विवाद इतना अधिक न हो कि जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश न रह जाए, लेकिन विवाद इतना कम भी न हो कि आसानी के साथ समझौता हो जाए। किसी भी राजनीतिक विवाद का कोई अस्थायी हल कभी भी संभव नहीं है। साधारणतया जिसे हम राजनीतिक झगड़ों का हल मान लेते हैं, वह वास्तव में एक अस्थायी समझौते के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है और शक्ति राजनीति का अनिवार्य तत्व है। शक्ति की अनुपस्थिति में राजनीति की कल्पना भी नहीं हो सकती। शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल है। सैद्धांतिक रूप से राजनीति विभिन्न समूहों के पारस्परिक विरोध से जन्म लेती है, परंतु व्यावहारिक रूप में राजनीति शक्ति लोलुपता के कारण जन्म लेती है। इसलिए राजनीति को पावर स्ट्रगल कहा जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में समूह या राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच राजनीति होती है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित होता है, इसलिए इन हितों को लेकर राष्ट्रों के बीच विवाद या संघर्ष पैदा होता है। शक्ति का तत्व पहले की तरह बना रहता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी 3 तत्व हुए। नंबर 1, राष्ट्रीय हित। नंबर 2, विवाद या संघर्ष। नंबर 3, शक्ति। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हित का लक्ष्य है।
विवाद उसकी प्रकृति और शक्ति उसका साधन। परंतु इन तीनों में विवाद सर्वोपरि तत्व है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच यदि विवाद ही नहीं होगा तो न तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी और न ही शक्ति का प्रयोग करने की। अतः हम देखते हैं कि दो या अधिक राष्ट्रों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में किया गया संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। लेकिन केवल संघर्ष ही राजनीति नहीं है। यह राजनीति का एक पक्ष है, संपूर्ण पक्ष नहीं। समान हितों वाले राष्ट्रों में परस्पर सहयोग भी होता है। इसलिए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संधियां होती हैं। लेकिन यदि संघर्ष ही न होता तो सहयोग की क्या जरूरत थी। अतः संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक तत्व है तथा सहयोग द्वितीयक तत्व है। संघर्ष और सहयोग दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गतिशीलता प्रदान करते हैं। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्र राज्य प्रमुख अभिनेता या अभिकर्ता होता है। नंबर 2, राष्ट्रीय हित इनका उद्देश्य होता है। नंबर 3, विरोध या संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है। नंबर 4, शक्ति साधन है और साध्य दोनों, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही शक्ति प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतर्क्रियाओं की एक व्यवस्था है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। स्प्राउड के अनुसार स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों अर्थात हितों के आपसी संघर्ष से उत्पन्न क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। पामर और पार्किंसन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के दो भिन्न पहलू हैं। वह सिक्का है शक्ति और संघर्ष। 20वीं शताब्दी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिवादी राजनीति का उदय हुआ। इसलिए आज की राजनीति को पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है। आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीति का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। आज राजनीति का उद्देश्य शक्ति का अर्जन, धारण और प्रसार है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक अवधारणा है। यह राष्ट्रों के आपसी संबंधों का विवेचन करता है। प्रायः दो या अधिक राष्ट्रों के बीच जितने भी संबंध हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, रेड क्रॉस और खोज एवं अन्वेषण आदि सभी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतना व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी पहलू समाहित हो जाते हैं, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिमय हो या युद्धमय। इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई विषय न होकर विषयों का पुलिंदा है या कोई संबंध न होकर संबंधों का जाल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक पहलू को
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तीर्ण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। लेकिन आज ऐसा माना जाता है कि अब दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आज दोनों की बुनियादी चिंता लगभग समान है। दोनों विश्व में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए चिंतित हैं। आज राजनीतिक पहलू में विश्वास रखने वाले लोग गैर राजनीतिक एवं आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने केवल राज्य ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, बल्कि राज्येतरकर्ता की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्येतरकर्ता के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और धार्मिक संगठनों को रखा जाता है। यद्यपि आज विश्व राजनीति की बात कही जाती है, लेकिन विश्व राजनीति तभी संभव हो सकती है जब सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हितों या विश्व हितों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए विश्व राजनीति संभव नहीं दिखाई देती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र निश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसके क्षेत्र में बदलाव होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है, प्रायः वही उसका क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1, राज्य प्रणाली या राज्य कार्यकर्ता के रूप में। नंबर 2, शक्ति का अध्ययन और राष्ट्रीय शक्ति के तथा जिसमें आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय व सांस्कृतिक संगठन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण, विश्व जनमत, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन आदि। नंबर 4, राज्येतरकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व संगठन आदि इसके क्षेत्र में आते हैं और इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले द्वितीय विश्व युद्ध। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऐसे कई तत्वों का उदय हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में बदलाव किया। ये तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यूरोपीय राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलना। नंबर 2, राष्ट्र राज्य की संख्या में वृद्धि। नंबर 3,
टेक्नोलॉजी का विकास और परमाणु बमों का उदय। नंबर 4 विदेश नीति का लोकतंत्रीकरण। नंबर 4 विदेश नीति का लोकतंत्रीकरण। नंबर 5 परमाणु शक्ति का आधुनिकीकरण और शांति के लिए बढ़ती चिंता। नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता महत्व। नंबर 7 राज्यतरकर्ता की भूमिका। नंबर 8 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में मान्यता तथा लोकप्रियता अंतर्युद्ध काल के दौरान प्राप्त हुई। 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय विभाग की स्थापना हुई जिसे वुडरो विल्सन चेयर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के निम्नलिखित 4 चरण हैं। नंबर 1 पहला चरण ऐसे ऐतिहासिक चरण या कूटनीतिक इतिहास जिसमें इस चरण में विशेष रूप से अतीत के अध्ययन पर बल दिया गया है, अर्थात राजनीति केवल वर्णनात्मक रही। इसमें वर्तमान काल के अध्ययन पर बल नहीं दिया गया और न ही ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से कोई सर्वमान्य सिद्धांत बनाने का प्रयत्न किया। नंबर 2 दूसरा चरण इसे सामाजिक घटनाओं का काल कहा जाता है। इसमें केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन पर बल दिया जाता है और राज्यों के बद्ध दिन प्रतिदिन संबंधों को समझने के लिए पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का सहारा लिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि जहां पहले चरण का संबंध वर्तमान से जोड़े बिना भूतकाल के अध्ययन से था, उसी प्रकार दूसरे चरण का संबंध केवल आज से है और इसमें भूतकाल की भावनाओं तथा सेनाध्यक्ष तथा भूतकाल की घटनाओं तथा समस्याओं और वर्तमान की मूल जड़ें खोजने का प्रयत्न नहीं किया गया। नंबर 3 तीसरा चरण यह राजनीतिक सुधारवाद का काल था। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय कानून तीसरा चरण यह राजनीतिक सुधारवाद का काल था। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को सुधारने का प्रयत्न किए गए हैं। नंबर 5 नहीं, पहले विश्व महायुद्ध द्वारा दिए गए तथ्यों से दुखी होकर विद्वानों ने एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया। यह चरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानवीय संबंधों की अच्छाई में विद्यमान से विश्वास से प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून और यह विश्वास व्यक्त किया जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास द्वारा सफल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सुलझाया जाता है। यह दृष्टिकोण आदर्शवादी है।
आदर्शवादी था, जो कि जिसका संबंध भविष्योन्मुखी था। प्रसिद्ध लेखक सुमा ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सन 1935 में आदर्शवादी विचारधारा का विशेष विरोध करते हुए यथार्थवादी समुदाय की प्रकृति को पुष्ट किया। इसे कोल्से राइट की संरचना द स्टडी ऑफ वार से बड़ा बल मिला। चतुर्थ अवस्था सैद्धांतिक युग में वैज्ञानिक युग अध्ययन में चतुर्थ चरण का श्री गणेश हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कानून नहीं रहे, किंतु राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियां और प्रभाव। व्यवहार प्रभावित करने वाली शक्तियां और प्रभाव अनुशासन का विषय बन गए हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक दृष्टि से किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में सिद्धांतीकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। सन 1945 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में कोई वैज्ञानिक सिद्धांत अस्तित्व में नहीं था और न ही इसके निर्माण पर विचार किया गया। 1950 के बाद ऐसे अनेक प्रधानमंत्री हुए हैं। 1950 के बाद ऐसे अनेक ग्रंथों और शोधों का विकास हुआ है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के संबंध में सिद्धांत निर्माण और अनुभविक अध्ययन की अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ती है। सिद्धांतों की खोज में केनेथ वाल्टेज का शोध लेख थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मार्गेनथाउ की पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन, मार्टिन कैप्लान की पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुचर्चित है। इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अनेक आंशिक सिद्धांत अस्तित्व में आए, जैसे संतुलन सिद्धांत, संचार सिद्धांत, खेल सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत आदि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के संबंध में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करने तक हम एक संवैधानिक सिद्धांत बनाने में सफल होंगे। दृष्टिकोण की संरचना। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत किसी भी घटना का क्रम मुख्य अर्थ है व्याख्या करना। सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से है निर्धारित होता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण आदर्श माना जाता है फ्रांसीसी को। आदर्शवादी राष्ट्र का दृष्टिकोण फ्रांसीसी राष्ट्रपति को माना जाता है, अर्थात यह भविष्योन्मुखी है। विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित होती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य भूख असफलता, तानाशाही,
तानाशाही शक्ति का समाप्त करने का पक्ष है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में नैतिकता की वकालत करता है और संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन की ओर अग्रसर है। आदर्शवाद वसुधैव कुटुम्बकम पर बल देता है और राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय हित को अधिक बल देता है। इसके समर्थक वुडरो विल्सन, महात्मा गांधी और बर्ट्रैंड रसेल का नाम आता है। राष्ट्रसंघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं हो सकता। यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवाद आदर्शवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप आया। इसकी मूल मान्यता यह है कि राज्यों के बीच विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। अतः विदेश नीति संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाते हैं, न कि नैतिकता के आधार पर। यथार्थवाद शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानता है। जैसा कि मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रीय हित है, जिसे केवल शक्ति के आधार पर ही समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। समन्वयवाद चरम मार्क्सवाद और चरम आदर्शवाद के बीच का दृष्टिकोण समन्वय या संकलनवाद कहलाता है। यह यथार्थवाद के निराशावाद और आदर्शवाद के बीच एक प्रकार का संचालन है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्विंसी राइट आशावाद के बीच एक प्रकार का समन्वय करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है। क्विंसी राइट के अनुसार यथार्थवाद और आदर्शवाद का प्रयोग अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का अंतर दिखाने के लिए किया जाता है। यथार्थवाद के अनुसार हमें भविष्य के खातिर वर्तमान को दांव पर ही लगा देना चाहिए, और आदर्शवाद कहता है कि हम वर्तमान के खातिर भविष्य के लिए लापरवाही नहीं कर सकते। रायनाल्ड नेबुर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है। प्रकाश की संतान वह लोग हैं जो यह मानते हैं कि स्वहित को सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहती है और विश्व सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहती है और विश्व कल्याण के साथ उसका तालमेल बिठाना चाहती है। अंधकार की सुल्तान वह लोग होते हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा कोई नियम नहीं जानते। रायनाल्ड नेबुर ने अंधकार की संतान को बदमाश और दुष्ट तथा प्रकाश की संतान को पुण्यात्मा कहा। यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय होना चाहिए। यथार्थवाद और आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह संतुलन रूप को होगा जो कि राजनेता ऐसी हो जो ना मीट नहीं शक्ति कर दिया जाएगा।
परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण इसका आज इतिहास, दर्शन और कानून है। एच. कोल, अल्फ्रेड, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, रेमो आरो जैसे कई विद्वानों ने परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न किया, लेकिन हेनले बुल ने सन 1971 में व्यवहारवादी सिद्धांत को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। व्यवहारवादी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला हेडिंग है व्यवहारवादी या दार्शनिक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्वानों ने नैतिक सिद्धांतों को त्याग कर व्यापक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तकनीकों और वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तकनीकों और वैज्ञानिक उपकरणों पर बल देने और विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर बल देने लगे और विभिन्न प्रकार के तथ्य उपलब्ध करके उनको वैज्ञानिक विश्लेषण करने लगे। विज्ञानवाद बनाम परंपरावाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच की शपथ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। 1965 के बाद इसका स्थान मार्टिन कैप्लान ने और परंपरावादी के अनुसार विवेक तो भिन्न भौतिक शैलियों, विज्ञानवाद और परंपरावाद के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाना चाहिए, अर्थात इसका अध्ययन परंपरावादी अध्ययन से करना चाहिए या वैज्ञानिक पद्धति से, जबकि यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विषय वस्तु क्या है, शक्ति या नैतिकता। हेनले बुल ने अपने एक लेख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गिन कर प्रहार किए। उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि हाल के वर्षों में जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते। कुल मिलाकर निम्नलिखित 7 तर्क दिए गए हैं। नंबर 1, बुल के अनुसार पहली समस्या यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विकास वस्तु की ऐसी प्रकृति है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से समझ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल प्रश्न नैतिक हैं। वैचारिक विधि के प्रतिपादन छोटे छोटे प्रश्नों में से बाहर हो जाते हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादन छोटे छोटे प्रश्नों में उलझे रहते हैं और विधि प्रश्न उनके अध्ययन क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। नंबर 3, विज्ञानवादियों ने इस दाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके अध्ययन अभी प्रारंभिक अवस्था में है और जब वह परिपक्व होंगे तो विश्वसनीय हो जाएगा। बुल कहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत के समर्थक मॉडलवाद का झंझट खड़ा करके यथार्थ की दुनिया में भटक जाते हैं। नंबर 5, बुल की आपत्ति है कि ये लोग
मॉडलवाद का झंझट खड़ा करके यथार्थ की दुनिया से भटक जाते हैं। नंबर 5, बुल की आपत्ति है कि लोग वैज्ञानिक उपकरणों के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वास्तविक से कोसों दूर हट आवश्यकता है, लेकिन यह विशुद्धता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भिन्न है। बुल का अंतिम तर्क है वैज्ञानिक या परिशुद्धता से भिन्न है। बुल का अंतिम नरक है कि वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक अपने आप को इतिहास दर्शन से पृथक्करण कर लेते हैं, जबकि इसके द्वारा आत्म विवेचन करते हैं। हैंडल ने अपनी जो प्रहार किया है उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में क्यों आवश्यक है इतने सारे फैक्ट। नंबर 1, मार्टिन कैपलान ने इस विचार का जोरदार खंडन किया कि मानवीय उद्देश्य विज्ञान द्वारा नहीं बल्कि दूसरे तरीके से भी समझे जा सकते हैं। उनका मानना है कि मानवीय उद्देश्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। हर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को केवल मानवीय प्रेरणा से ही नहीं समझ सकते। नंबर 2, कैपलान ने परंपरावादियों के इस विचार का खंडन किया है कि आज का युग विज्ञान का युग है और हर क्षेत्र में विज्ञान अपना चमत्कार दिखा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र हर क्षेत्र में विज्ञान अपना चमत्कार दिखा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र भी उसका अपवाद नहीं है। नंबर 5, कैपलान के अनुसार परंपरावादियों की इस बात में कोई बल नहीं है कि मॉडल निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई महत्व नहीं है। उनके अनुसार वास्तविकता और मॉडल दोनों को एक मानना भूल है। नंबर 4, कैपलान परंपरावादियों के इस दोष को अस्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतवादी दर्शनशास्त्र एवं इतिहास के मूल्यों को नहीं मानते। कैपलान का दावा है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दार्शनिक हैं, व्यवस्था सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि परंपरावाद और विज्ञानवाद के बीच की लड़ाई उचित नहीं है, क्योंकि अकेले अधूरे हैं। क्योंकि तथ्यों और मूल्यों दोनों की आवश्यकता है। मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत 18वीं या 19वीं शताब्दी में जिस यथार्थवादी सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कुंजी माना जाता है, उसका दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुनर्स्थान हुआ। मार्गेंथाउ यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। यद्यपि जॉर्ज कैनन और राइनाल्ड नेबुर जैसे विद्वानों ने भी उसके विकास में अपना योगदान दिया, लेकिन सैद्धांतिक आधार पर मार्गेंथाउ ही प्रदान किया। डॉक्टर कुमार अनुसार मार्गेंथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार भी हैं जिन्होंने यथार्थवादी सांचे को निम्नलिखित ढंग से विकसित किया है। गांधी एल्गोसावी के अनुसार मार्गेंथाउ वाद और कर्तव्य एक दूसरे के पर्याप्त हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी
राष्ट्रीय हित है जिसे केवल शक्ति के संघर्ष में ही देखा जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कर्ता के रूप में राष्ट्र को मानता है। इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राष्ट्रहित की महत्ता पर विशेष जोर देता है और यह मानता है कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार शक्ति का अर्थ है मनुष्यों का अन्य विषयों के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना है। एरिक काम्फान ने लिखा है कि प्रसार और शक्ति प्रदर्शन। मार्गेंथाउ, अगला हेडिंग है मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में कहा है कि उनका सिद्धांत यथार्थवादी है क्योंकि यह मानव स्वभाव को एक वास्तविक अथवा यथार्थवादी रूप में देखता है। क्योंकि यह मानव स्वभाव को उसके वास्तविक अथवा यथार्थवादी रूप में देखता है, इतिहास में अनादिकाल से परिलक्षित होता है। मार्गेंथाउ के यथार्थ के 6 मूल सिद्धांत दिए हैं। नंबर 1, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है, अर्थात मनुष्य जिन नियमों के अनुसार संसार में क्रियाकलाप करता है वह सार्वभौम है। जैसे किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम उस देश के राजनेताओं के विभिन्न कार्यों पर दृष्टि डालते हैं। नंबर 2, राष्ट्रहित की प्रधानता। मार्गेंथाउ ने राष्ट्रहित को शक्ति कहकर पुकारा है। यथार्थवाद इस बात की परवाह नहीं करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है तथा क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। वह केवल उन्हीं परिस्थितियों पर बल देता है जो राष्ट्र के हित के लिए अनुकूल है। नंबर 3, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए राजनेताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वह स्वयं को ढालने का प्रयास करें और शक्ति के तत्व में आवश्यकता अनुसार हेर फेर कर लेना चाहिए। नंबर 4, यथार्थवाद विवेक को राजनीति का उच्चतम मूल्य मानता है और कहता है कि काल, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार नैतिक सिद्धांतों में संशोधन कर लेना चाहिए। नंबर 5, किसी राष्ट्र की विशेष नैतिक मान्यताओं और सार्वभौम नियमों के बीच कोई अस्थायी संबंध नहीं है। यथार्थवादी सिद्धांत प्रत्येक राष्ट्र को ऐसे राजनीतिक कर्ता के रूप में देखता है जो हमेशा शक्ति के माध्यम से ही अपने हितों की अभिवृद्धि कर सकते हैं। नंबर 6, यथार्थवाद राजनीति के क्षेत्र में स्वायत्त में विश्वास करता है और वह सभी गैर राजनीतिक तत्वों को राजनीतिक विषयों के अधीन मानता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण मुख्यतः 3 मूल मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, प्रत्येक देश के राजनेता सदैव अपने राष्ट्र हित की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नंबर 2, प्रत्येक राष्ट्र का हित। नंबर 3, प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि यह शक्ति के तत्व पर बल देकर पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाता है और शक्ति एकलवाद को बढ़ावा देता है।
तथा नैतिकता की पूर्ण उपेक्षा करता है। बेनो वासरमैन ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली हो। बेनो वासरमैन के अनुसार मार्गेंथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष एवं अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। कैनेट वाल्टेन ने लिखा है कि मार्गेंथाउ ने हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सुनिश्चित सिद्धांत चाहे न मिलता हो, पर उसके सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री आवश्यक है। मार्गेंथाउ की आलोचना भले ही की जाती हो, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मानव व्यवहार से रिश्ता जोड़कर यथार्थवाद को एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के महत्व को उजागर करके एक ऐसा सिद्धांत दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की समस्याओं को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज पहला पाठ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पहला पाठ यह समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।